नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीते 24 जून को मैनपुरी के गोकलपुर अरसारा में घर के बड़े बेटे ने 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और फिर खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। वहीं आपको बता दें कि घटना के बाद मैनपुरी सपा सांसद डिंपल यादव ग्राम गोकलपुर अरसारा पहुंची, जहां वे मृतक के पिता से मिली और अपनी शोक संवेदनाएं उनके द्वारा व्यक्त की गई। उनका दुख बांटने आई हूँ और जैसा कि हमें पता चला है कि एक बहू उनका दुख बांटने आई हूँ और जैसा कि हमें पता चला है कि एक बहू है जो अभी जिनकी हालत बहुत गंभीर है, तो उसके इलाज के लिए भी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि लखनऊ ले जाके उसको बेहतरीन इलाज कराएं उनका, क्योंकि उनके 2 छोटे बच्चे भी हैं। एक 3 महीने की बच्चा है और एक 3 साल की बिटिया भी है। तो पूरी कोशिश करेगी समाजवादी पार्टी इस परिवार की मदद करेगी। तो आपको बता दें, बेहद ही संगीन मामला जो है वो सामने आया है मैनपुरी से, जहां एक ही घर के 6 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि घर के बेटे ने 6 लोगों को पहले मौत के घाट उतार दिया और फिर खुद को भी गोली मारकर खुद की आत्महत्या कर ली। नोएडा प्राधिकरण के बाहर किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान नेता सुखबीर खलीफा ने कहा कि बिना हक लिए वापस नहीं जाएंगे। तो वहीं महिला किसानों ने धरना स्थल पर पहुंचकर उनको अपना समर्थन दिया है। वहीं आपको बता दें कि 10% का प्लॉट, बढ़ा हुआ मुआवजा और आबादी का निस्तारण जैसी मांगों को लेकर किसान धरने पर बैठे हैं। तो आपको बता दें कि लगातार जो है किसानों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और ये नोएडा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते हैं कि लगातार जो है किसानों की मांगे हैं, कई सूत्रीय मांगे हैं जिनको लेकर वो धरने पर बैठे हैं और उनके द्वारा कहा गया है कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, जब तक कोई अधिकारी हमें आश्वस्त नहीं करता है, तब तक हम धरने से नहीं हटेंगे। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, पर हम अपनी जमीन नहीं जेल जाने को तैयार, जो होगा कुछ भी करेंगे। जब हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे? हमें अपने बच्चों के लिए जमीन चाहिए। हम बच्चे क्या कहाँ जाएंगे हमारे रहने? संख्या तो हमारी जब चाहे, जब हम बढ़ा लेते हैं, जब हम एक कॉल लेते हैं, हजारों की संख्या में हमारी मातृशक्ति युवा धरना स्थल पर पहुंच जाते हैं। लेकिन देखिए, ये T20 नहीं है, ये टेस्ट मैच है। और गीता में एक बड़ा अच्छा कहा गया है, जब लड़ाई लंबी लड़नी हो तो धैर्य के साथ लड़ना चाहिए। हम बड़े धैर्य के साथ बैठे हैं। निश्चित तौर पर हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। 8-7 दिन हमको हुए हैं। ऐसी हमारी कोई मानसिकता नहीं है। जिस तरह की हमारी मांगे हैं, जो हमें पूरे कराने हैं, एक हम लंबी लड़ाई लड़ने आए हैं। अब खबर अमेठी से है, जहां एसपी ने आगामी बकरा ईद को लेकर, त्योहार को लेकर भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया है। आपको बता दें कि बकरा ईद से पहले जल्स में लगे मेले का एसपी के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के साथ इस दौरान एसपी ने व्यापारियों के साथ साथ लोगों से शांतिपूर्वक त्योहार को मनाने की अपील की। जून को बकरीद का त्यौहार मनाया जाता है। उसमें पूरा जनपद में तैयारियां चल रही है। उसी क्रम में आज जायज थाना क्षेत्र में जो बकरीद का पहले जो मेला लगा जाता है, उसी को निरीक्षण किया है। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था, बाकी CCTV का व्यवस्था सब मेरे द्वारा किया गया है। तो आपको बता दें कि आगामी बकरा ईद को लेकर प्रशासन के द्वारा जो है लगातार शहरों में घूमकर जो है जायजा लिया जा रहा है और साथ ही पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और साथ ही लोगों से सौहार्दपूर्वक, शांतिपूर्वक त्योहार को मनाने की अपील की गई है।
प्रदेश शासन के निर्देशानुसार जनपदों में त्योहारों को ध्यान में रखते हुए पुलिस कार्य प्रणाली को मजबूत करने का कार्य किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस के उच्च अधिकारी तमाम ऐसी तैयारियां कर रहे हैं जिसमें कि स्थिति खराब होने पर उसे नियंत्रण किया जा सके। वहीं इसी कड़ी में देखा जा रहा है कि कमिश्नरेट गाजियाबाद के पुलिस लाइन में पुलिस के उच्च अधिकारियों के द्वारा पुलिसकर्मियों को आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए दंगा नियंत्रण से संबंधित मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और वहीं आपको बता दें कि उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी बीच पुलिसकर्मियों को दंगा निरोधक उपकरणों के विषय में भी जानकारी प्रदान की गई और दंगा निरोधक उपकरणों का अभ्यास भी जो है उनके द्वारा कराया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को भले ही कई बार मोरंग ओवरलोडिंग रोकने के आदेश जारी किए हो, लेकिन हमीरपुर परिवहन विभाग ओवरलोडिंग रोकने में हमेशा ही नाकाम रहा है। इसी कड़ी में NH 34 पर मोरंग ओवरलोड का हमेशा से शिकार बन रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि ये ब्रिज पहले भी 7 बार टूट चुका है, जिसकी वजह से यातायात बाधित रहा है और ओवरलोड रोकने के लिए खनिज विभाग, परिवहन विभाग, आयकर विभाग समेत प्रशासन के सहयोग से 24 घंटे ओवरलोड गाड़ियों की चेकिंग के लिए टीमें बनाकर राजमार्ग पर मुस्तैद कर दी गई हैं। तो आपको बता दें कि लगातार ओवरलोडिंग की समस्या के कारण जो है प्रशासन अब सजग होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि ये जो ब्रिज है वो पहले भी ओवरलोडिंग की वजह से 7 बार टूटकर गिर चुका है और उसके बाद भी जो है इस ब्रिज पर लगातार ओवरलोडिंग के वाहन जो है वो चलते हुए नजर आते हैं और जिसको लेकर कोई भी हिदायत जो है वो नहीं बरती जाती है। वहीं आपको बता दें कि पुल पर जो है वो दरारें भी कई बार जो है देखी जाती हैं और जिनकी मरम्मत भी साथ साथ की जाती है, लेकिन ये बेहद ही निराशाजनक है कि ओवरलोडिंग को रोकने के बाद भी जो है लोग बाज नहीं आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो भी विफल होता हुआ नजर आ रहा है। विभिन्न जिलों और 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की हुई बैठक के बाद लखनऊ लौटे अखिलेश यादव एक बार फिर पार्टी के संगठन को मजबूत करने और लोकसभा चुनाव में पार्टी के बेहतर प्रदर्शन की रणनीति बनाने में जुट गए हैं और इसी को लेकर अखिलेश यादव ने आज आजमगढ़ मंडल के पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक की। विभिन्न जिलों और लोकसभा के लोग आने वाले जो राजनीतिक चैलेंज हैं, जो चुनाव हैं और जो राजनीतिक परिस्थितियां बन रही बिगड़ रही हैं देश प्रदेश की, उसके बारे में आते हैं, अपने यूनिट्स के बारे में सलाह मशवरा देते हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निर्देश लेते हैं। तो ये सामान्य प्रक्रिया जो पार्टी की चल रही है, जिसमें अलग अलग यूनिट, अलग अलग लोकसभा के क्षेत्रों के लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बुला रहे हैं। आए हुए हैं, मकसद क्या है? 24 को समाजवादी पार्टी देवरिया के सलेमपुर में एक बार फिर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया है। आपको बता दें कि यहां पोखरी के जमीन पर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर मकान बनाए गए थे, जिन्हें प्रशासन के आदेश के बाद गिरा दिया गया है। वहीं नायब तहसीलदार ने बताया कि लोगों को जागरूकता की जरूरत है। तो आपको बता दें कि लगातार उत्तर प्रदेश में अवैध अतिक्रमण पर जो है वो कार्रवाई की जाती है और बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है और इसी बीच देवरिया में भी अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है, जहां इस कार्रवाई के दौरान जो है लोगों का हुजूम देखा गया है। वहीं आपको बता दें कि प्रशासन की इस कड़ी कार्रवाई से लोग बेहद ही नाराज हैं, लेकिन यहाँ पर जो
चलिए अब सीधा रुख करते हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा एमएसएमई के लिए ऋण वितरित किया गया है। लघु मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, वस्त्रोद्योग और हथकरघा विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रदेश के सरकार के सलाहकार श्री अरविंद कुमार जी, एमएसएमई विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अमित मोहन प्रसाद जी, संयुक्त सचिव वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार श्री अमिताभ कुमार जी, जीआई विशेषज्ञ डॉक्टर रजनीकांत जी, निदेशक आईआईपी श्री राजेश कुमार मिश्र जी, एसएलबीसी के समन्वयक महाप्रबंधक श्री राजेश कुमार सिंह जी, प्रदेश के हमारे सभी बैंकों के मुख्य महाप्रबंधक और महाप्रबंधकगण, प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर में जिन्होंने अपनी हुनर से एक नई जान दी है और उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है, ऐसे हमारे सभी उद्यमीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, एमएसएमई दिवस पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए मैं आप सबको बधाई देता हूं। आज का दिन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां हम कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध करवाने की क्षमता रखने वाले इस सेक्टर की स्थापना दिवस के साथ जुड़े हुए हैं। वहीं स्वतः रोजगार के एक नए कार्यक्रम को भी एक नई ऊंचाई प्रदान की जा रही है। आज अनेक कार्यक्रम एक साथ यहां पर आयोजित हो रहे हैं, जिसमें अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के हमारे बैंकर्स के द्वारा 20,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरण के कार्यक्रम को, एक बड़े ऋण वितरण के कार्यक्रम को भी आज आगे बढ़ाया गया है, जिसके माध्यम से 3,41,000 से अधिक एमएसएमई उद्यमियों को ऋण वितरण का कार्यक्रम भी इस कार्यक्रम के साथ संपन्न हो रहा है। भाइयों बहनों, आप इस क्षमता को देख सकते हैं। 3,41,000 एमएसएमई उद्यमी एक साथ ऋण उपलब्ध करें, 20,000 करोड़ रुपए की एक अच्छी खासी राशि ऋण वितरण के लिए उपयोग की जा रही हो। आप स्वतः ही उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं को देख सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। मुझे प्रसन्नता है एमएसएमई सेक्टर में जो उत्तर प्रदेश की व्यापक संभावनाएं हैं। आज यहां पर 14 लाभार्थियों को यहां पर इस कार्यक्रम के साथ हम लोगों ने इस ऋण वितरण के साथ जोड़ा ही है, लेकिन साथ ही साथ 11 ओडीओपी उत्पादों को आज जीआई टैग का प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुआ है। जीआई टैग प्रमाण पत्र उस पहचान को एक नई मान्यता देना है
और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जब हम लोगों ने 2018 में प्रदेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो यहां पर आबादी के अनुसार उत्तर प्रदेश की संभावनाओं को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकती हो, उस एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करने के कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया था। तब हम लोगों ने एक मैपिंग कराई थी पूरे प्रदेश की, और प्रदेश की मैपिंग कराने के परिणाम स्वरूप पहले चरण में हम लोगों को प्रदेश के 75 में से 57 जनपद ऐसे मिले जिनके पास अपना यूनिक प्रोडक्ट था। उस यूनिक प्रोडक्ट को हम लोगों ने मैपिंग के माध्यम से पहले एक उस जिले के प्रोडक्ट के रूप में हमने स्थापित करने के कार्यक्रम को जोड़ा। तो शेष 18 जनपद थे, उन 18 जनपदों के लिए भी हम लोगों ने वहां से जुड़े हुए विशिष्ट किसी एक उत्पाद के साथ उसे जोड़ने का कार्यक्रम बनाया। और मुझे बस प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने एमएसएमई पे जान फूंकने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अपनी यूनिक योजना चलाई, और आज देश के अंदर अपने आप में एक ब्रांड बनी हुई है। जब कोई एमएसएमई की बात करता है और ओडीओपी की बात करता है तो सबकी नजरों में उत्तर प्रदेश आने लगता है। और उत्तर प्रदेश इस देश से सौभाग्यशाली है कि जिस उत्तर प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर में जो दम तोड़ रहा था, अंतिम श्वासें ले रहा था, लोगों में हताशा थी, निराशा थी, ऐसा लगता था कि जैसे अब ये कुछ हो ही नहीं पाएगा, लेकिन 6 वर्ष के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज लगभग प्रदेश के अंदर 96 लाख एमएसएमई यूनिट करोड़ों लोगों के जीवन का आधार बनी हुई है, उनके जीवन को, उनके रोजगार का और उनके स्वावलंबन का आधार बनी हुई है। आज इसी का परिणाम है 11 जीआई टैग आज उपलब्ध कराए गए हैं, और उत्तर प्रदेश को इसके साथ ही 52 जीआई टैग प्राप्त करने वाला देश के अग्रणी राज्यों में उत्तर प्रदेश आ चुका है। आप अनुभव कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इससे भी बड़ी संभावना है, क्योंकि अभी तो यह अकेले अभी ये 52 ही हैं जनपद, हमारे भी 75 हैं, और हर जनपद में भी कई प्रोडक्ट हैं। अगर वाराणसी में ही आप जाएं, मुझे लगता है कि अकेले वाराणसी में कितने 10 से 23, अकेले वाराणसी 23 जीआई टैग धारण करता है, अकेले वाराणसी। अब वाराणसी की पौराणिकता से, उसकी आध्यात्मिकता से, देश की सांस्कृतिक नगरी के रूप में उसकी पहचान से हर व्यक्ति विज्ञ है, लेकिन वहां के रग रग में हुनर भी है, उनके पास कला भी है, और उस कला को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करने की उस प्रकार की स्किल भी है। वह स्किल और स्किल का ये दुर्लभ मिलन ये काशी में आपको देखने को मिलता है। 23 जीआई टैग अकेले वाराणसी को प्राप्त हुए हैं, और इसलिए मैं चाहूंगा जब यहां पर भारत सरकार के सचिव आए हैं और जीआई विशेषज्ञ भी आए हैं, मैं उनसे इसी बात का आग्रह करूंगा कि उत्तर प्रदेश और एमएसएमई विभाग को भी इस दिशा में प्रयास करना चाहिए कि हर जनपद की एक प्रोडक्ट को तो पहले जीआई टैग प्राप्त हो ही, इसके लिए तत्काल हमारा प्रयास हो। आईएसओ सर्टिफिकेट के साथ और उसकी फिर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ इनका तालमेल बिठा करके इनके साथ समन्वय करते हमें देश की भी और दुनिया की भी मार्केट की मैपिंग करवा करके देखना होगा कि दुनिया की आवश्यकता क्या है, और उसके अनुरूप फिर प्रोडक्ट को यहां पर तैयार करने के लिए उस प्रकार की डिजाइन, उस प्रकार की टेक्नोलॉजी और फिर उसकी पैकेजिंग की व्यवस्था को भी आगे बढ़ाने के लिए अगर हम कार्य करते हैं तो उत्तर प्रदेश को देश के अंदर और दुनिया के अंदर छाने में बहुत देर नहीं लगेगी, बहुत देर नहीं लगेगी।
हमारे पूर्वज बहुत दूरगामी सोच के थे, दूरदर्शी दृष्टिकोण रखते थे और इसीलिए तो इतनी बड़ी आबादी यहां निवास करती है। अगर आप देखेंगे क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश देश का चौथा राज्य है, यानी चौथे नंबर पर आता है, लेकिन आबादी में उत्तर प्रदेश देश के नंबर 1 पर आता है। और उत्तर प्रदेश की आबादी की अगर नंबर 2 पर देश का कोई दूसरा राज्य आता है, उसकी आधी आबादी आती है। ऐसा नहीं कि 1 करोड़ 2 करोड़ का अंतर हो, आधे का अंतर है। इसलिए क्योंकि यहां पर उस प्रकार के कार्यक्रम हुए थे। उर्वरा भूमि है, पर्याप्त जल संसाधन है, अलग अलग यहां पर क्लाइमेटिक जोन के साथ साथ आज हमें जो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स में ये सफलताएं प्राप्त हो रही हैं, यह उत्तर प्रदेश की विशेषता और यहां की हुनर उसका एक आधार बनता है। और आज उसी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश ने आगे बढ़ाया है। मैं भारत सरकार का इस अवसर पर हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश के इस परंपरागत उत्पाद को एक नई ऊंचाइयां आज निरंतर प्रयास करने के बाद उसे हम एक नई पहचान देने में सफलता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसमें यूनिटी माल की जो बात आई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की आगे जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।